हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी पिछली वीडियो में बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। सिंपल, इसको अगर आप तोड़ दें, फिर मैंने बोल दिया संधि विच्छेद करते हैं, तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। अगर आप इसे तोड़ें तो ये है कार्बन प्लस हाइड्रेट्स। ठीक है, हाइड्रेट मतलब H2O। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, हाइड्रेट मतलब H2O। H2O में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अगर इसको शॉर्ट में याद करना है तो आप याद कर सकते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। वैसे अगर इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, अब बताइए। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है पॉलीहाइड्रोक्सी, क्योंकि जब आप एक एक टर्म्स को पढ़ोगे तब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब, पॉली मतलब होता है लॉन्ग चेन। मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। हम हैवी वर्ड भी यूज करेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी हम लेमन लैंग्वेज में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब लॉन्ग चेन किसकी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH, ठीक है। लॉन्ग चेन जिसमें OH प्रेजेंट होता है, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब, एल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता है RCHO, या इसे हम क्या लिख सकते हैं RCO और H, या देखो इन तीनों में से ये तीनों क्या है, एल्डिहाइड है। और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है RCO R-। अब देखिए मैंने क्या लिख दिया, ये R- मतलब क्या है, ये R सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं RCO R', ठीक है। या ये देखिए सिंपल, ठीक है। तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसमें एक साइड हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन होता है और कीटोन में दोनों तरफ R या R' ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये है आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। अब बाकी हम इसको आगे पढ़ेंगे, इतना वाली बात नहीं है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको बेसिकली पता लग गया कि हाइड्रेट्स होते क्या है। अब फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का, अब हम फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट के। पहला फंक्शन तो यह है कि हमें डाइट से बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। मेन कार्बोहाइड्रेट मतलब आप एनर्जी समझ लीजिए, ठीक है। डाइटरी प्रोडक्ट मतलब खान पान में हमको कार्बोहाइड्रेट वहां से मिल जाता है, पहला। दूसरा प्रिकर्सर, देखो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे अमीनो एसिड्स हैं, फैट हैं, प्रोटीन्स हैं, इनमें एज अ प्रिकर्सर भी ये यूज होता है, ठीक है, सॉरी। और तीसरा ये क्या करता है, स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन मतलब स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। उस फॉर्म में भी ये कार्बोहाइड्रेट जो है प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करें या टाइप्स की बात करें, ठीक है। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन, नोट्स मैंने आपको नीचे दे रखे हैं, नोट्स में आपको पूरा डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है, और पॉलीसैकेराइड्स,
सैकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स फर्दर दो टाइप में इसको भी क्लासिफाइड कर सकते हैं हम, डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स अगर हम देखें तो ये क्या होता है, मोनो मैंने आपको बताया था, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, पॉली मतलब बहुत सारे। तो मोनो, डाई, ट्राई और पॉली 4 टाइप के ये होते हैं, लेकिन डाई और ट्राई को हम कंबाइंडली ओलिगोसैकेराइड बोल देते हैं। तो इस हिसाब से ये 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स मतलब क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स को हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल शुगर। इसमें क्या होता है, एक सैकेराइड होता है सिंगल, मोनो है ना, मोनो मतलब एक। ठीक है, अब इसके भी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये भी 2 टाइप से क्लासिफाई हम इसे कर सकते हैं। पहला बेस्ड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, और दूसरा जो होता है बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, एल्डोसिस और कीटोसिस। एल्डोसिस और कीटोसिस। अब देखिए, और अगर हम नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से बात करें तो डायोसिस, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस ऐसे करके होता है। ठीक है, ये भी हम अभी देखते हैं। पहले हम एल्डोसिस और कीटोसिस की बात करते हैं। एल्डोसिस क्या होता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एल्डिहाइड होता है, जैसे CHO, COH, H, CHOH, COH, H, अभी मेरे को एग्जैक्ट COH, H और CH2OH, ये एक कंपाउंड है। तो इसमें यहाँ पर क्या है, CHO, मतलब ये क्या है, एल्डोसिस। ठीक है, अगर हम इसको भी क्या कर दें, COH, H कर दें और यहाँ पर जो है C डबल बॉन्ड O कर दें सेकेंड में, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोसिस। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कीटोन ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप था, तो वो हो जाएगा कीटोसिस। ठीक है, अगर एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर एल्डोसिस में क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो अगर एल्डिहाइड है तो वो एल्डोसिस हो जाएगा, अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो वो कीटोसिस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन। 3 कार्बन प्रेजेंट है तो टेट्रोसिस, 3 है तो ट्रायोसिस, 4 है तो टेट्रोसिस, 5 है तो पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस, ऐसे करके इसके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मोनोसैकेराइड्स। उसके बाद हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड के बाद ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, हमने पढ़ा था ना ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, देखो ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो 2 टाइप के होते हैं, डाई और ट्राई। ठीक, वो कंपाउंड जिसमें 2 से लेके 10 तक जो है मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। पहली बात। दूसरी बात इसमें ध्यान देने वाली ये है कि मोर देन 3 अगर मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है तो वो हमारी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं होता है। वो ओलिगोसैकेराइड हमारी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं होता। मतलब ज़्यादातर जितने भी हम सैकेराइड कंज्यूम करते हैं उसमें 2 से कम, ठीक है, 3 से कम जो है मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ सबको, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद अगला है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मतलब 10 से ज्यादा, मोर देन 10 मोनो। क्योंकि आप देखो ना, पॉली जिसका नाम है पॉली मतलब लंबी चेन है, बहुत लंबी चेन, तो वो हो गया आपके पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं,
होमो पॉलीसैकेराइड्स और हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, नाम से पता लग रहा है, होमो और हेटेरो। होमो मतलब सेम, ठीक है, जिसमें जो है होमो पॉलीसैकेराइड मतलब उसमें जो पॉलीसैकेराइड होगा, उसमें जो मोनोसैकेराइड्स होंगे या जो पॉलीसैकेराइड्स होंगे वो सेम होंगे, मतलब उसमें एक ही मोनोसैकेराइड होंगे। अब पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, अब कंफ्यूज मत होना, अब ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। पॉलीसैकेराइड क्या है, 10 से ज्यादा या लॉन्ग चेन, 10 से ज्यादा छोड़, लॉन्ग चेन लिख, लॉन्ग चेन है किसकी, मोनोसैकेराइड की। तो ये जो मोनोसैकेराइड अगर सेम होंगे, ठीक है, ए बी सी डी, ये एक कैटेगरी के हो गए, क ख ग घ, ये एक कैटेगरी के हो गए, ठीक है। तो अगर एक कैटेगरी के हैं तो वो हो गए होमो पॉलीसैकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसैकेराइड मतलब जैसे ए क बी ख अलग अलग हो गए ना, तो ये क्या हो गया आपका हेटेरोसैकेराइड्स, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। ये दो टाइप में क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा स्पीड मैं क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि अभी हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ये ऐसा कोई पेपर में आएगा नहीं, ठीक है, कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर लेते हैं। अब देखो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनकी जो ज्योमेट्री होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें डिफरेंस होता है। अच्छा, इसमें एक टर्म है जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। अब देखिए एसिमेट्रिक, अब कितना सरल है। एसिमेट्रिक क्या होते हैं, जब, अब ध्यान से समझिएगा, जब कोई कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आगे कंसेप्ट आने वाला है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। जब कोई कार्बन 4 अलग अलग कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाता है, आपको पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4, मतलब कार्बन जो है एक साथ 4 बॉन्ड के साथ, 4 कंपाउंड के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो अगर ये चारों कंपाउंड अलग अलग हैं, ए बी सी डी, तो इसका मतलब इसे बोलते हैं एसिमेट्रिक। और अगर ये चारों में से कोई भी 2 सेम है, ए बी सी, ठीक है, तो भी ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, एसिमेट्रिक नहीं है और ये एसिमेट्रिक है। क्लियर हुआ सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो ये है आपका एसिमेट्रिक कार्बन कंपाउंड्स। अब देखिए अब इसकी मदद से आप एक चीज और पता कर सकते हैं, ये जीपैट वगैरह में भी अगर आगे चल के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें भी क्वेश्चन आता है, उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। यहां पर n स्टैंड फॉर एसिमेट्रिक कार्बन, नंबर ऑफ n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। कैसे एसिमेट्रिक कार्बन, कैसे, अब ध्यान से समझना, जैसे कोई कंपाउंड है, ठीक है, मान लो हम ग्लूकोज, जैसे हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, तो बताओ। अब अगर ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, अगर ध्यान से देखो तो अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें जो है एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहला वाला तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, एक तरफ ऑक्सीजन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ भी है, चौथे का हमको पता ही नहीं है, उसको छोड़ दो आप। अच्छा, इसमें क्या है, 4 अलग अलग हैं, हाँ है, एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ OH है और दूसरी तरफ ये पूरा, इसको हम R कंसीडर कर देते हैं, तो CHO OH H और R, तो ये चारों अलग अलग हैं, तो ये क्या है, एसिमेट्रिक। तो एक तो हो गया ये वाला, ठीक है, ध्यान से समझना। दूसरा इसको देखो, अगर अब इनको सबको भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो, तो ऊपर ये पूरा 1, ये H2, ये OH 3 और ये नीचे 4, तो ये भी हो गया, 2 हो गए। तीसरा इसको देखो, 1 2, ये पूरा 1, ये पूरा 2, अलग अलग हैं, और H और OH ये भी अलग अलग हैं, चारों अलग हैं, 3। और चौथा ये, इसमें क्या है, 1 H 1 OH, नीचे CH2OH और ऊपर पूरा R, तो ये भी अलग अलग हैं। पांचवा क्या है, C। अब ये नहीं है, ये क्यों नहीं है, अगर इसको आप खोलोगे तो 2 हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है, 1 OH है, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, तो ये CH2OH हो गया, तो
पूरा R मान लो, OH मान लो, लेकिन यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, इसलिए ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 एसिमेट्रिक कार्बन हैं। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, अब समझिए बात को, ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है पॉज करके थोड़ा सा पानी वानी पी लो, उसके बाद देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा वो है। अब 4 कार्बन है, n मतलब n बराबर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, कितने हैं 4, n इज इक्वल्स टू 4, तो 2 की पावर n, 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, तो इसका मतलब ये 16 क्या है कि इस पर्टिकुलर ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स हमें मिल सकते हैं। मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप नंबर ऑफ आइसोमर्स पता कर सकते हो किसी भी कंपाउंड के। अगर आपको उस कंपाउंड में कितने एसिमेट्रिक कार्बन है वो पता लग जाए तो। मेरी बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। इसमें कितने हैं, 4 कार्बन है, इसलिए इसकी जो एज पर द फॉर्मूला 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, दैट इज 16 आइसोमर किसके हैं, किसमें प्रेजेंट है, इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। अब मैं 16 आइसोमर तो बनाऊंगा नहीं, लेकिन हमको ये इससे कंफर्म हो गया। अब हम बात करते हैं D एंड L आइसोमर की। D एंड L आइसोमर क्या होते हैं, D और L आइसोमर? देखिए अब ध्यान से समझिएगा। पहले तो ये याद रखो कि D और L आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज मतलब क्या है, अब देखो फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज का इजी है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, CH2OH, H OH H H। अब इसके अगर मिरर इमेज की बात करें तो CHO तो CHO ही रहेगा। C मिरर इमेज मतलब इसको आप पलट दो, तो इसको आप पलटोगे, खट करके पलटोगे तो ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको पलटो, ये ऑक्सीजन इधर, इधर H, इसको भी पलटो, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसको पलट, या इसको आप ऐसे पलट दो, ये हाइड्रोजन इधर है, इसको पलटो, ऐसे पलटो तो इधर आ जाएगा हाइड्रोजन। मेरी बात समझ रहे हो आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर आप इसको ऐसे पलट दोगे तो हाइड्रोजन किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। कैसे, आपकी समझ में अभी भी नहीं आया क्या? अब मैं कैसे समझाऊं आपको? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मेरा हाथ है, जैसे ये मेरा हाथ है, अब इसका नाम है हाइड्रोजन। अब मैंने H भी लिख दिया पर अब देखो ये हाइड्रोजन है। अब इसको, ये पूरी उंगली हाइड्रोजन की है, इसमें इधर इधर सब जगह हाइड्रोजन है। ठीक है, ऐसे मान लो। अब इसको आप पलट दो ऐसे, ये पलटा आपने तो ये हाइड्रोजन इस साइड चला गया। और अगर हम इसको OH मान लेते हैं, इस अंगुली को OH मान लेते हैं, तो इसको अगर इस अंगुली को आप OH मान लो, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, इसको जैसे ही आप ऐसे पलटोगे तो ये इस साइड OH आ जाएगा। ठीक है, मैंने अपने हाथ गंदे कर दिए इस मिरर इमेज के चक्कर में, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखेंगे, अब D और L आइसोमर क्या होता है। अगर हम अभी यहाँ पे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में 1 2 3 4 5 फिफ्थ वाला जो कार्बन है C5 वो देखते हैं। ठीक है, अगर C5 में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बहुत ज्यादा बात होगी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप। ठीक है, अगर C5 पोजीशन पर OH ग्रुप जो है वो अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो L फॉर लीवो, L फॉर लेफ्ट, सॉरी L फॉर लेफ्ट, तो वो हो जाएगा L आइसोमर। ये लेफ्ट साइड है ना, ठीक है, तो L आइसोमर। ये राइट साइड है तो ये क्या हो जाएगा, D, R नहीं होगा, ये होगा D आइसोमर। ठीक है, ये आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका। अच्छा, अब इसमें एक ऑप्टिकल एक्टिविटी का भी है, सेम यही कंसेप्ट है, कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, D और L का ही कंसेप्ट है। देखो आपको पता है, एक होती है सिंपल लाइट, जैसे ये बिजली का बल्ब, इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो चारों तरफ लाइट जाती है। ठीक है, जैसे हम घरों में जो बल्ब होता है उसको ऑन करोगे चारों तरफ लाइट जाती है। एक होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसको आप
ऑन करोगे तो लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे जाती है, इस तरह, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, तो अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी कंपाउंड से पास करते हैं, ये है एक कंपाउंड भयंकर सा, इससे हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करा और ये इसे लेफ्ट की ओर रोटेट करेगी, तो उसे हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी, और राइट की ओर करेगी तो उसे हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। समझ में आ गया? अगर किसी भी कंपाउंड से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम पास करेंगे तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर उसे लेफ्ट की ओर घुमाएगी तो उसे लीवो रोटेटरी कहेंगे, और राइट की ओर घुमाएगी तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं भी, ये पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन इन्हीं के बेसिस पे आगे जो चीजें आप पढ़ोगे वो पेपर में जरूर आएंगे। अब देखिए मैंने कितनी भयंकर बात बोल दी, और समझने वाला समझ गया। अब इसमें एक टर्म और आता है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ये 12th में आपने पढ़ा होगा, ये बहुत टफ करके सुना होगा आपने, लेकिन है कुछ नहीं है, मैं लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं। रेसिमिक मिक्सचर वो है जब L और D और L दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं किसी भी मिक्सचर में। ठीक है, D आइसोमर और L आइसोमर इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं किसी मिक्सचर में। ठीक है, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, या इसे हम DL मिक्सचर भी कहते हैं। इसको हम रेसिमिक मिक्सचर या DL मिक्सचर भी कहते हैं। सिंपल, और कुछ नहीं है इसमें। डेक्स्ट्रोरोटेटरी D और L आइसोमर जो हैं दोनों प्रेजेंट होते हैं कहाँ? एक मिक्सचर में, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 50% ये है तो 50% ये होगा, तो उसे हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। अब इसमें दो वर्ड और आएंगे, इपीमर और एनोमर। अब देखिए, वैसे आप इपीमर और एनोमर की वीडियो देखोगे, आपको एक 1.5 2 घंटे की वीडियो भी मिल जाएगी, काफ़ी डिटेल में है, लेकिन हम तो मेन पढ़ना है। ठीक है, वैसे ये अब बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी वीडियो बनाओ, मैं नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि बहुत बिजी स्केड्यूल आ गया। मैं चाहता तो हूँ बनाना, लेकिन मैं कैसे बनाऊँ, क्योंकि मैं तो प्रॉपर नोट्स बनाता हूँ, है ना, बवाल टलाई मुझसे होती नहीं है। तो दिक्कत ये है कि मुझे नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए जो है मैं फिलहाल एक सब्जेक्ट पे जो है फोकस करना चाहता हूँ, फिर वरना आपको ये भी समझ नहीं आएगा, वो भी समझ नहीं आएगा, फिर क्या फ़ायदा, है ना। खैर, तो जो एपीमर्स होते हैं और एनोमर्स होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कुछ नहीं होता, बहुत इजी है। देखो, इपीमर समझ जाओ आप, एनोमर भी इपीमर होते हैं। अब मैं पहले इपीमर बताता हूँ। इपीमर्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, अरे एल को इसका ही ले लो, ग्लूकोज का। अब इसी ग्लूकोज, इसी का सेम ये भी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब ध्यान से समझ, अब ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये इधर सेम है, अब ध्यान से समझना, ये OH इस साइड है, ये भी इस साइड है, ये H इस साइड है, ये भी इस साइड है, ये H इस साइड है, ये भी इस साइड है, ये H इस साइड है, ये भी इस साइड है, ये OH इस साइड है, लेकिन ये H इधर नहीं है, इधर OH होना चाहिए था। ठीक है, ये वाले में दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें OH इधर है, इसमें भी OH इधर है, इसमें H इधर है, अभी मैं मिरर इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी डुप्लीकेसी की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं। तो ये कौन से नंबर पे? 1 2 3 4 5 6, तो 4, तो इसको हम बोलेंगे C4 एपीमर। अब आप समझे मैंने क्या बोला? जब दो स्ट्रक्चर एक दूसरे के जैसे हो, सेम हो, लेकिन एक पॉइंट पर वो, एक कार्बन पे वो डिफर हो, सिर्फ एक कार्बन पे, दो पे नहीं, एक कार्बन पे, तो उसे हम बोलेंगे एपीमर। ठीक है, उसे हम बोलेंगे एपीमर। समझ में आ गया? और एनोमर किसे बोलेंगे? जब वो कार्बन जो है पहला हो, इन द केस ऑफ CHO। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो पहले कार्बन पे अगर डिफरेंस आ रहा है, कीटोन की बात करें तो दूसरे कार्बन पे अगर डिफरेंस आ रहा है, डिफर हो रहे हैं कार्बन, सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, तो उसे हम बोलेंगे एनोमर। समझ में आ गया? अगर सिंगल में है, सॉरी, अगर पहले में नहीं है,
ठीक है, एल्डिहाइड और पहले में नहीं है, कहीं और है एक जगह पे, क्या अलग, डिफर, क्योंकि ये देखो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये अलग अलग हैं दोनों, ये भी सेम है दोनों, तो ये दोनों अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा C4 पे अलग है, तो C4 एपिमर इसे हम बोलेंगे। और एनोमर क्या होगा, अगर यहाँ कुछ डिफरेंस मिल रहा है हमको इस वाले कार्बन पे, तो उसे हम बोलेंगे एनोमर। क्लियर है सब, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें कि अल्फा और बीटा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है, और ध्यान से समझना। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज या अल्फा डी कार्बन बोल देता हूँ, या अल्फा डी कंपाउंड, कंपाउंड में सब आ जाएगा ना, और बीटा डी कंपाउंड। देखो सिंपल बात यह है, डेफिनेशन मैंने दे रखी है, अब आप ऐसे समझिएगा कि जब स्ट्रक्चर बनाता हूं, या पहले बता देता हूं, देखो जब भी कोई भी पहला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप जो होता है, वो लास्ट वाले OH ग्रुप के साइड हो तो उसे हम बोलेंगे बीटा, और अगर पहले वाले ग्रुप लास्ट वाले ग्रुप में अपोजिट हो, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे अल्फा। समझ में आया? स्ट्रक्चर बनाता हूं। अब ये देखिए, अब इसमें देखना ये क्या है, ये अल्फा है। ये अल्फा क्यों है? क्योंकि ये सेम ये बीटा है। ये क्या है? बीटा। क्यों? क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर यही सेम स्ट्रक्चर होता, मान लो स्ट्रक्चर सेम यही है, OH 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 CH2OH, लेकिन ये OH क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है इसके, ये सेम डायरेक्शन सेम साइड है, ये अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा, और ये हो जाएगा बीटा। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है? अभी आगे भी आप पढ़ोगे इसको तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं तो अभी बस कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। एक कंसेप्ट आता है इनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स, ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। और बताओ आप, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के मिरर इमेज है, जैसे डी और एल जो क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं, वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, तो वो इनेंशियोमर भी हैं। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, उसे इनेंशियोमर कहते हैं। और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, उसे हम डायस्टीरियोमर्स कहते हैं, पहला। दूसरा कंसेप्ट म्यूटा रोटेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। म्यूटा रोटेशन, देखो ऐसा होता है ना, इसमें सिंपल, पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। देखो ये है अल्फा और ये है बीटा, ये है बीटा, ये है अल्फा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इनको जब भी हम वाटर में मिक्स करते हैं, ठीक है, इनको जब भी हम वाटर में मिक्स करते हैं, वो वाटर में मिक्स करने के बाद इसमें जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं, इसमें भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं, तो ये इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अलग अलग डिग्री में घुमाता है। जहां अल्फा इसे 112 डिग्री में घुमाता है, वहीं बीटा इसे 18 डिग्री में घुमाता है। क्या क्लियर हो गया आपको? म्यूटा रोटेशन पढ़ रहे। अब हमने अगर इन दोनों को एक सिंगल कंटेनर में वाटर में मिक्स कर दिया, इन दोनों वाटर को हमने मिक्स कर दिया, ठीक है, तो क्या होता है, जो ये अल्फा है ये बीटा में जाने की कोशिश, बीटा में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, रोटेट होने की कोशिश करता है बीटा अल्फा में। तो ये तब तक ऐसा करते रहते हैं जब तक ये इक्विलिब्रियम कंडीशन ना मेंटेन कर लें। तो इस पूरी प्रोसेस को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं, जब तक वो इक्विलिब्रिएशन मेंटेन ना कर ले, इक्विलिब्रियम मेंटेन ना कर ले, इस प्रोसेस को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है, मैं डेफिनेशन तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन आप ऐसे समझिए कि जो अल्फा है उसका वाटर में मिक्सचर, बीटा उसका वाटर में मिक्सचर, दोनों में प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करी, तो इसने 112 डिग्री घुमाया, इसने 18 डिग्री घुमाया। अब इन दोनों को हमने एक कंटेनर में मिक्स कर दिया, तो ये तब तक म्यूटा रोटेशन करते रहेंगे जब तक जो है ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में
ना आ जाए। जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएंगे तो इस पूरी प्रोसेस को हम जो है म्यूटा रोटेशन कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे नहीं लगता कि इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कौन कौन से कंसेप्ट टच किए हैं इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री में आ गया था तो मैंने जो जो मुझे याद आ रही थी चीज़ें और जो जो मैंने लिखी हुई हैं, नोट्स भी मैंने लिखे हुए हैं, नोट्स बना के मैंने सारा कुछ किया हुआ है। ठीक है, ऐसी बात नहीं, आपको सारे नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।